यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो ये वाला जो आपका मेजरमेंट है, क्योंकि ये आपकी बिल्डिंग के नजदीक है एंगल, और ये वाला दूर है, तो दूर वाला एंगल हमेशा कम होगा और नजदीक वाला एंगल हमेशा ज्यादा होगा। तो 45 ये होना चाहिए था और 30 ये होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कोई चीज आपके नजदीक आती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में बढ़ोतरी होती है, या आप किसी चीज के नजदीक जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे आप उस चीज से दूर जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। ऐसे ही डिप्रेशन में भी होता है, कोई चीज अगर नजदीक आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थीटा बढ़ता है जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट नजदीक आता है। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। अगर कहीं भी कंसेप्ट, अगर जब कोई आप डायग्राम बनाए और चीज अगर आपको वैसी ना दिखे जैसा आपने सोचा है, तो एक बार और उस क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऋषभ ने अभी अभी हमें बताया कि एक ठेकेदार है, उसने दो स्लाइड बनाने का फैसला किया है, एक 5 साल से छोटे बच्चे के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चे के लिए। तो बिलो 5 years वाली स्लाइड अलग है एंड अबव 5 years वाली स्लाइड अलग है। तो बिलो 5 years वाली जब आप बना रहे हैं, उस 5 साल से छोटे बच्चे के लिए मेरे ख्याल से हाइट जो रखी गई है वो 1.5 रखी गई है ना? क्वेश्चन में बोला गया है हाइट आपने 1.5 रखी है। स्लाइड मतलब फिसल पट्टी। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने का है? 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। एक साइड दे रखी है, एक एंगल दिया हुआ है, एक ही ट्राइंगल है। कौन सा टाइप है? पूछा क्या है? लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछी है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो क्या पूछना चाहता है? एसी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालनी है, तो ये एक्शन मान दो। दूसरी वाली स्लाइड जो है वो ऑलमोस्ट इसकी डबल है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है, और जो हाइट है वो 3 मीटर है। और आपसे इसमें भी लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछा गया। तो हाइपोटेन्यूज बड़ी तो है, सीसो नहीं है, स्लाइड फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी है। ठीक है, सीसो नहीं है। तो अबव 5 years एंड बिलो 5 years। इस वाले को जो आप सॉल्व करोगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे? साइन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? साइन 30। क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन में AC। इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कैसे बनाते। अब इनमें वैल्यूज डाल देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/, ए बी की कितनी है? ए सी की कितनी है? इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? हम कैलकुलेट करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हाँ भाई, साइन 60 कितना? ना ना, ऐसे नहीं बनाते। पी क्यू अपॉन में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बताया तो था मैंने कैसे इक्वेशन जनरेट होती है। फिर अगले स्टेप में वैल्यूज डालते हैं। साइन 60 की वैल्यू, पी क्यू कितना है? 3, पी आर कितना है? भाई, इसमें से x कैलकुलेट कर दीजिए, इसमें से y कैलकुलेट कर दीजिएगा, हेंस करके लिख दीजिएगा। हेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इतना, लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड। और मैं, अब आप बताओ कैसे करना है इसको। x इक्वल टू में 1.5 इंटू में 2, कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड मीटर भी लिखने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू 3, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मीटर हेंस में लिखते हैं, सॉल्यूशन टाइप में नहीं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3y, y को अकेला कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज, तो 6 अपॉन √3 और इंटू में √3 ऊपर और √3 में यहाँ पे। तो दिस गोना बी 6√3 अपॉन में 3, 3 से काट देंगे 2, तो दिस गोना बी 2√3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? और फिर आप हेंस करके जरूर लिखेंगे कि हेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड कितना? अरे यार, जब लिखना चाहिए तब लिख नहीं रहा है। कहाँ यार, जब तक गलती हो जाती फिर से। कितने बोल दिया भाई? 2√3 की तो वैल्यू मैंने याद ही नहीं कराई आपको। मैं तो √3 की याद करा रखी है। कितनी है? वो भी नहीं बता रहे।
अरे वैल्यू बताओ यार, ट्रिग्नोमेट्री मत बताओ। 1.7 हाँ भाई, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4, और √3 की जो होती है वो होती है 1.7। ठीक है, 1.41, 1.73 ज्यादा है, देखना। और ये जैसे एक चीज देख जाए, छोटे बच्चों की हाइट 3 मीटर है, बड़े बच्चों का रेंज 100 के जाए, छोटे बच्चों की हाइट 3 मीटर नहीं है, मतलब वो जो स्लाइड की हाइट है उनकी 20 झूले मीटर है। की नहीं, झूले की लंबाई 3 मीटर है, हाइट तो निकाली ही नहीं, हाइट तो 1.5 थी। हाँ तो उसकी 3 मीटर है। हाँ और जो बड़े बच्चों की है उसकी 2√3 है। अगर √3 की वैल्यू टेस्ट की जाए तो फिर 2 समथिंग बैठे। हाँ हाँ, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 7 2 14, 1 ऊपर कैरी गया 3.46, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ा दिया है। सोचिए ना, मतलब एक खंबा है जैसे ये है, अगर मैं इस चीज को ऐसे रखूं तो खतरनाक है, और ऐसे रखूं तो आरामदायक। एंगल ऑफ एलिवेशन पे भी तो फर्क है। ये 60 डिग्री का है तो स्लाइड ऐसी ही होगी कुछ, समझ में आया? मतलब इसको आप ऐसे सोचिए, ऐसा है, ये 3 मीटर है, अब इधर से लेंथ ऑफ स्लाइड 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ, ठीक है, और हालांकि एक्सटेंड हो रही है, आप सोचिए 60 डिग्री का, और नजदीक लाएंगे तो और स्टीप हो जाएगी। अब इसी को अगर मैं 1.5 कर दूं, जैसे मान लो ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है, ऐसे सोचो, और छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये ऐसी होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम तो होगा, 30 हो गया, नहीं है? लेंथ ऑफ स्लाइड पे मत जाइए, एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो कुछ मैटर करता है। जिस तरीके से आप उसको और स्टीप कर दोगे तो ऊपर से बहुत तेज आएगा बच्चा। आप जैसे वाटर पार्क में जाते होंगे तो आपने गौर किया होगा, जो ऊपर से वो जो स्लाइड पे आता है बंदा, बिल्कुल उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फास्ट होता है। छोटे बच्चों के लिए वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं, बिल्कुल बहुत ही आराम आराम से हल्का हल्की स्पीड से आता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वजह से फर्क पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्लाइड की वजह से कोई खास फर्क है नहीं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भैया प्लीज। मतलब, ऋषभ, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे देखना है। एलिवेशन का मतलब नीचे देखना होता है ऊपर देखना होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन कहां से कहां बन रहा है ये चीज भी बड़ी मैटर करती है भाई। टावर से बन रहा है ग्राउंड पे, या ग्राउंड से बन रहा है टावर के टॉप पर? पढ़िए, फ्रॉम एंड टू, ये वर्ड्स ढूंढिए उसमें, तब आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ टावर। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? टावर के टॉप का, टावर के टॉप का, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मतलब बंदा कहां पर है? ग्राउंड पे है, टावर पे है? ग्राउंड पे है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अगर टावर पे होता तो डिप्रेशन बनाता। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, और अंग्रेजी का थोड़ा कॉमन सेंस रखना है। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से एक ग्राउंड बनाइए, एक टावर बनाइए, और ग्राउंड से बंदा टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो बना रहा है, लेकिन कितने का? आगे बढ़ी। अब ये जो 30 मीटर है, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? नहीं, ये उस पॉइंट की टावर से दूरी है। आगे पढ़ेंगे स्टोरी तो समझ में आएगी आपको। दोबारा पूरा सेंटेंस पढ़ें तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब वो जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितनी दूर है? 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। अब आप मुझे इसको देखकर बताइए, पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर। अब आप ये बता दीजिए कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है? बस मैंने बताया 3 ही तरह के सवाल है पूरे चैप्टर में, तीनों पे कमांड रखिए। डायग्राम बनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए, इस टाइप का है, ऐसे करूंगा, और फिर उसको करने बैठ जाइए, बस अपने आप हो जाएगा। आए सब समझ? ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, और अब आप सॉल्व तो कर ही लोगे। कौन सा ट्रिग्नो यूज करेंगे? ये 10, क्योंकि परपेंडिकुलर। कॉस क्यों यूज करेंगे?
10 परपेंडिकुलर और बेस में बात हो रही, कर लोगे ना? फिफ्थ करें? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, प्लीज गेट को थोड़ा सा और अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नवीन पढ़िए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ निकालो। मतलब एक काइट मतलब उड़ रही है 60 मीटर ग्राउंड के डिस्टेंस। बिल्कुल ग्राउंड से, देखो अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए काइट यहाँ पर उड़ रही है और ग्राउंड है आपका ये, और अगर मैं कह रहा हूँ ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो इसका मतलब है ये काइट से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई पतंग अगर वहां उड़ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर इस पतंग की दूरी 60 मीटर है ग्राउंड से, तो मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ उसकी, मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर गिराऊंगा नीचे नीचे, और वो निर्धारित करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक काइट है, अब काइट बनाने की जरूरत नहीं, पॉइंट बना दीजिए, काइट भी रिप्रेजेंट कर देगा, ज्यादा मन है के नाम दे दीजिए अगर बहुत ही ज्यादा मन रखते हो तो। ठीक है, हाँ जी, और ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी है? तो भाई ऑब्वियसली बात है ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा आपको, और 60 मीटर इसका डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, किसका? काइट का। आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? काइट से एक मंजा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वैसे तो एक धागा होता है, ठीक है, बट फिलहाल पतंग उड़ाने के लिए आजकल हम सद्दे मंजे इनका यूज करते हैं, तो ठीक है, स्ट्रिंग है, और उसको ग्राउंड पे बांध दिया गया है। अब वो ग्राउंड पे किसे ही बांधा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली बच्चे ऐसा करते हैं कि जो बहुत देर से पतंग उड़ा रहे होते हैं, थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टंकी में बांध देते हैं या कहीं पे वैसे बांध देते हैं, और रात को छोड़ के भग जाते हैं, और सुबह उठ के देखते हैं कि यार वापस है कि नहीं, है ना, ऐसे बहुत बार करते हैं बदतमीज बच्चे पतंग उड़ाना, और वो पतंग सुबह गिर जाती है क्योंकि रात में हवाएं चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से ऐसा हो जाता है। चलो उस पर हम नहीं जा रहे, तो इस पतंग को एक ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांध दिया गया है, तो ग्राउंड पे बंधा दीजिए इस पॉइंट। ठीक है, बांध दिया। ओके, नाम दे देते हैं इसका, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, हमने बी पॉइंट से उसको बांधा है। अब बड़े ही क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंक्लिनेशन। देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन, एलिवेशन एक ही बात। तो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन रस्सी का ग्राउंड से कितने डिग्री का है? तो भाई 60 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? बी पे बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं किसका? रस्सी का, किससे? पतंग से, ग्राउंड से, ग्राउंड से बोला गया क्वेश्चन, तो 60 डिग्री। स्लैक का मतलब होता है बल्ज। देखो नॉर्मली जब आप पतंग उड़ाते हो काफी ऊंची, तो आप गौर करते होंगे इस चीज पे कि झुकाव होता है उस रस्सी का, मतलब पतंग काफी ऊपर होती है और जो स्ट्रिंग है वो बहुत नीचे से जा रही होती है, मंजा। जो बहुत छोटी पतंग होती है तब तो वो बहुत ही टाइटली स्ट्रेच होता है, लेकिन जब ऊंची हो जाती है तो वो मतलब आपको बल्ज दिखाई देगा, उसको कहते हैं स्लैक। क्या कहते हैं उसको? स्लैक। क्वेश्चन में बोला गया है स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब बल्ज नहीं है मंजे में, सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मतलब वो यही बात है कि ट्रिग्नो बने, कहीं ऐसा ना हो कि आपका डायग्राम ऐसा बने, अगर स्लैक इन्वॉल्व होगा तो ऐसा बनेगा डायग्राम, तो हाइपोटेन्यूस नहीं बनेगी वो। तो उसने बोला कोई स्लैक नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड। अगर, तो बताइए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा? अच्छा, कौन सा टाइप है? मेरे ख्याल से यही चीज मिसिंग है, कौन सा ट्रिग्नो का इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन, इसलिए मैंने कहा था रेशियोज पता होना चाहिए और वैल्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन पढ़ो। 1.5 मीटर टॉल बॉय भाई देखो यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन आया जहां हाइट मैटर करेगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपकी हाइट को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइप के इजी होते हैं क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट के बारे में बात हुई है, तो देखिए क्या बोला गया है। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या मतलब है इसका? गलत, गलत।
मतलब नीचे का खड़ा है। दोबारा से बोलो क्या बोलना चाहते हैं। एक 1.5 मीटर टॉल हुआ है, एक बिल्डिंग कुछ स्टैंड पे खड़ा है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से उसके बीच में दूरी 30 मीटर नहीं है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। उन दोनों के बीच में दूरी नहीं दी हुई है, बोला है कुछ दूरी पर खड़ा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग विच इज 30 मीटर। 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, चाहे तो आप वापस पढ़ सकते हैं, इसी तरीके की स्टेटमेंट है। तो भाई 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लीजिए, नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं इसमें, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है भाई 30 मीटर, तो ये 30 मीटर है। जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते वो इसको 30 मीटर बनाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम का बहुत बड़ा खेल है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डायग्राम गलत तो क्वेश्चन चाहे बेशक आपने सही किया हो, नंबर मिलेगा नहीं। बताइए आगे, बताओ भाई स्टोरी में क्या हो रहा The angle of elevation from its height to the top of the building increased from 150. जो है, angle मतलब क्या है इसका? जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था आप उसे देख रहा था ऊपर किसको? बिल्डिंग को, बिल्डिंग के टॉप को। बिल्डिंग के टॉप को, हाँ, तो वो इंक्रीज हुआ 30 से 60। अच्छा अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 बना है, इसका मतलब बच्चा बिल्डिंग की तरफ गया है या बिल्डिंग से दूर गया? उसकी तरफ गया, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा। बहुत बढ़िया, इसी पे तो बात हमने करी थी आज कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है अगर आप बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं। अच्छा अगर 60 से 30 हो जाता तो दूर जाता बच्चा। ठीक है, हालांकि स्टेटमेंट आगे है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ऐसा बोला गया है। बच्चे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है हमें सबसे पहले 30, और फिर हम थोड़ी देर थोड़ा उसको आगे चलाएंगे, और फिर हम दोबारा बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60। अब मैंने चलो पहले तो नजर बना देता हूँ भाई, कहाँ देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं हम कितने डिग्री का? कैसे? बिल्कुल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बननी है पहले, पेज की सिधाई बनने के बाद बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बहुत बच्चे ऐसे ही बना देते हैं, कितना डिग्री, फिर थोड़ा आगे बढ़ गया तो दोबारा देख रहा है अब कितना, और फिर क्वेश्चन करने की कोशिश कर, नहीं होगा कुछ। फेस की सिधाई जरूर बननी है, नजर बनाते ही आपको फेस की सिधाई बनानी है और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। कितने डिग्री का? अब वो थोड़ा आगे चला बिल्डिंग की तरफ, और अब दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ। कितने डिग्री का? 60। अब सही है, अब सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं प्रॉपर नाम दे देता हूँ यहाँ पर एफ और ये जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल कौन से? ए एफ ई, एक तो ए एफ ई है बड़ा वाला है ना भाई, एक तो ये वाला है ये पूरा, सही है, और एक कौन सा है? एक है आपके पास ये वाला, ये छोटा वाला। तो इन्हीं ट्राइंगलों में बात करनी है भैया, फिर ये जो नीचे जो बना रखे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, नहीं इनका कोई खास मतलब है नहीं जी। ये एफ ही था ना, तो जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है ए एफ ई, एक तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जाएंगे हम, और एक कौन सा है जी एफ ई, एक इसमें जाएंगे। बाकी हमारा वो नीचे वाले जो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं उनसे हमारा कोई खास ताल्लुकात है नहीं। ठीक है, बट आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो सुन लो क्या है, कि अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है और ये भी। अच्छा 30 मीटर ये पूरा है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है, और ये कितना है, मतलब इस 30 को मैं चाहूंगा आप यहाँ पे दें, थोड़ा सा दूर। डायग्राम अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डायग्राम में, जितनी इंफॉर्मेशन आप डायग्राम में बना देंगे आपको उतना ही कम लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू कितनी है? 1.5। ये 1.5 है ना, मुझे मेरे ट्राइंगलों में जाने के लिए ये 30 चाहिए, या इस 30 में से 1.5 पहले माइनस होके फिर ऊपर वाली बात निकलेगी? क्योंकि मेरे को जिन ट्राइंगलों में जाना है उसमें एफ ई का रोल है, एफ डी का नहीं। 30 से मुझे कोई मतलब नहीं है, इनको माइनस कराना पड़ेगा आपको 30 में से
इस यहाँ तक की वैल्यू चाहिए मुझे। अब 30 में से 1.5 हटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये सारा काम आप डायग्राम में ही कर लें, उससे आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड एग्जाम। लिख दें तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि एफ डी जो होगा, एफ ई जो होगा, वो होगा 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5। थोड़ा बहुत लिख भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट टीचर नंबर नहीं काट सकता क्योंकि आपने डायग्राम में दिखा दिया। डायग्राम में दिखा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, इसलिए डायग्राम की वेटेज होती है, इसी के 1.5 नंबर होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो तो बता दो। कितना डिस्टेंस वो आ गया है, मुझे एक बात बताओ, कितना डिस्टेंस आ गया है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी। बीसी, बीसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको नहीं लगता ए जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैं काम करता हूँ, मैं, मेरे को बीसी से तो मतलब भी नहीं है, मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स, और इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब आप बताइए कौन सा वाला टाइप है? आपको जो ट्राइंगल है ना, उन्हीं में वेरिएबल सेट करिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आपका बड़प्पन है कि आप इसको भी एक्स मान लो और इसको क्या मान लें वाई, वो तो ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो तो आपने डिलीवर कर दी। तो कायदे से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, सही है। और मेरा जो मेन डायग्राम है वो कुछ इतना ही है बस, खाली एक ये है और एक यहाँ पर है। ये वाला जो है ये 28.5 है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाला 30 डिग्री है, और ये वाला 60 डिग्री। ये आपको अलग से नहीं बनाना, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये पूरा नहीं, उसको देख के परेशान भी नहीं होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपने एफ दिया हुआ है, यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ जी दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है। अब आप बताइए पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे? भाई तो हमें दो ट्रायंगलों में जाना है मेरे ख्याल से, है ना। तो इन ट्रायंगल, एक तो जी एफ ई, और एक कौन सा? इन ट्रायंगल ए एफ ई, है ना, बड़े वाला में। तो चलिए भाई, एक तो जी एफ ई में गए आप, एक गए ए एफ ई में। चलिए अब आप बताइए जी एफ ई का वो बताओ कौन सा ट्रिग्नो लगाऊं? भाई पार्टिसिपेट करने से ही आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ तुमसे, बताओ। अरे ट्रिग्नो बताओ, वो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भाई। एक तो जी एफ ई के छोटे वाले की बात कर रहे हैं, तो एक तो वाई है और एक यहाँ पे 28.5 है, तो कहीं परपेंडिकुलर और बेस चल रहा है, कौन सा ट्रिग्नो? 10, कितना? अल्फाबेट बताइए। एक तो एफ ई है और कौन है जी जी। हाँ भाई 1060 की वैल्यू, भाई ये तो वन बता रहा है यार, तो वन नहीं बोला था ना। 1060 कितना? फिर वन बोल दे। नमन भी, नवीन नवीन भी पूरा चलो एफ ई बताओ कितना? अपॉन में भाई, इसमें से तो वाई निकाल दूंगा। अच्छा हाँ, कौन सा टाइप था? टाइप सेकंड में क्या होता है? भैया दो ट्रायंगल होते हैं, दो ही चीजें और वो अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। क्या क्या है? एक ट्राइंगल में तो एक वेरिएबल मिसिंग होता है, दूसरे वाले में दो मिसिंग होते हैं। एक में से प्रॉपर वैल्यू निकल के आती है, दूसरे वाले में पुट हो जाती है, उसमें से फिर दूसरा वेरिएबल निकल जाता है। भाई दो ट्राइंगल दो वेरिएबल तो दोनों में होते हैं, टाइप 2 में भी होते हैं, टाइप 3 में भी होते हैं, फर्क क्या है दोनों में? भैया टाइप 2 में तो दो ट्राइंगल होते हैं, लेकिन एक में एक वेरिएबल मिसिंग होता है, दूसरे में दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं। टाइप 3 वाले में पहले वाले में भी दो मिसिंग होते हैं और दूसरे वाले में भी दो मिसिंग, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है भैया। होता तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें प्रॉपर वैल्यू निकल जाती है, उसमें वेरिएबल को कन्वर्ट करके लिखना पड़ता। अच्छा जी, इन ट्राइंगल ए एफ ई में क्या चलेगा भाई? अरे कौन सा लिखूं? एफ ई अपॉन में ए ई। हाँ भाई 1030 कितना है? एफ ई कितना है? इस केस में आप वाई को उधर कर रहे हैं, यहाँ पे 28.5 अपॉन में √3। क्या करना चाहिए? कैसे करते हैं ऋषभ? बिल्कुल सही बात है, √3 से, और ऊपर में भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 28.5 तो चल ही रहा है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे आ जाएगा 3।
3 से आप इसको कट कर सकते हैं, 9 3 27 एंड 5 3 15, so this is gonna be 9.5 अंडर रूट 3। एक पॉइंट हटाएंगे नहीं। अपॉन 10 लगाना है, लगा लो। क्या कहना चाहता है ये? 28.5 के लिए पॉइंट नहीं लगा के नीचे 10 लगाएगा, 30, फिर 30 से काटेगा, ठीक है, बाद में वाला लास्ट में। आपकी चॉइस। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 28.5 रूट 3। फिर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू कितना, 9.5 रूट 3। x इक्वल टू में x प्लस 9.5 रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3। हम x को अकेला कर रहे हैं, 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। हाँ भाई, 28.5 में से 9.5 किया कितना, 21 नहीं बचेगा, 90 ये x निकल रहा है। अब आपसे पूछा क्या था उसने, फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स, तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू आपने निकाली है 19 रूट 3। तो अब हम यहाँ पे हेंस करके लिखेंगे, हेंस डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना, 19 रूट 3 मीटर। यहाँ लिखिएगा लास्ट मीटर, ठीक है, हाँ जी। चलो ठीक है, मतलब तब सर एसी को ऑफ कर लो। चलो भाई ध्यान दे दो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, इसकी डेट को ओपन करना लक्ष्य, चलो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 टोटल कितने हैं, 14, 7 आ गया, 60 है भैया। नहीं नहीं, इसमें से मैं बताता हूँ, 15 है टोटल, 15 भैया, मेरे में 16 है भाई वो 16 नहीं है। एक कट कर दो। From a point on the ground, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं भाई, प्रीत हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, हाँ प्रीत। from a point on the ground, the anchor of the elevation of the bottom end of the transmission tower rated of 20 meter height and are 45 degree and मीनिंग कुछ आइडिया नहीं, चलो मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। मैं देखो, नॉर्मली क्या होता था ना, पहले जो टावर्स लगते थे फोन वोन के, ये लोग ना ग्राउंड पे लगाते थे इन टावरों को, खेतों में प्रॉपर ऐसी जगह लेते थे, या फिर कहीं पर भी किसी प्लॉट में जगह लेते थे। और ट्रांसमिशन टावर जो होता था ये प्रॉपरली ये इस तरीके से फिक्स करते थे, इस तरह मतलब ग्राउंड पे ऐसे, और ऊपर में अपना ऐसे केबल लगा देते, नीचे में यहाँ पर इसी के अंदर में यहाँ पर जनरेटर भी रखते थे, और एक जगह सीधे रखते थे जहाँ पे पेट्रोल या डीजल जो भी रहता था प्रॉपर चलाते थे, और इससे इस पूरे टावर में बिजली रहती थी। लेकिन लोग क्या करते थे, चोरी कर लेते थे, आजू बाजू वाले लोग, हमारे सोसाइटी के जो शरीफ लोग हैं, रात को जाते थे, कुछ काम तो होता नहीं था, और फिर क्या करते थे, इसमें से चुरा के और बेच देते थे, और पौए का बंदोबस्त करते थे। बहुत सारे लोग हैं, मरने गिरने से कोई डर लग तो लगता नहीं है, आज कुछ तूफानी करते वाले लोग, ठीक है, तो ऐसा करते थे। और प्लस क्या करते थे, मतलब ये भी खत्म हो गया, फिर लोग इसके सरिया काटने लग गए, चलो हाँ कोई काट के बेच देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये टावर गिर जाएगा, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरेटर चुरा ले जाते जनरेटर चुरा के ले जाते थे, तो सिक्योरिटी रीजंस भी होते थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, फोन वाली एजेंसीज ने, तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं ना, अपन क्या ना छत खरीद लेते हैं रेंट पे, स्कूलों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, यहाँ लगा देते हैं टावर। इससे फायदा क्या होगा, एक तो लोहा नीचे से बना के नहीं लाना पड़ेगा पूरा, दूसरा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी भी हो जाएगी। भाई जो अपनी बिल्डिंग की रक्षा करेगा, हमारे टावर की ऑटोमेटिकली करेगा ही, क्योंकि अपनी छत तो सबको बचानी है, ठीक है। उन्होंने बोला बदले में हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर एक नौकरी और दे देंगे, कितने की, 15,000 की। उस 15,000 की नौकरी का काम क्या होगा, कि भाई बस इस जनरेटर को ऑन रखना है, मतलब इसमें पेट्रोल डीजल डालना। भैया वो बंदा भी तो चोरी कर सकता है, हाँ ये बात उनको पता थी, लेकिन कितने की कर लेगा ना, 4 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, बहुत ही ज्यादा मक्कार होगा 10 लीटर,
उतना वो रिस्क लेके चले, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे रोज 20-20 लीटर चुराने से तो अच्छा है महीने में 10 लीटर चुरा लेंगे। भाई अच्छे प्रोफेशनल लोग, समझो ना, ऐसे गवार लोगों को नहीं दिया ना, गवार लोगों की छत पे नहीं बनाया, बड़े लोग जिन्हें मतलब जिंदगी मायने नहीं रखती उनके लिए। महीने का 15 आ रहा है बिना कुछ करे तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। एक 5,000 का बंदा रख दिया, तेरा काम ही ये है कि इसमें रोज डीजल डालना। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक तो सिक्योरिटी, दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच गई, सिक्योरिटी बच गई। ये सब होता है मैनेजमेंट का काम। दिमाग लगाया, बोला बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छत खरीद लेते हैं, स्कूल की खरीद लेते हैं, कोई रेंट वाला है उसकी खरीद लेते हैं, ऐसे। हाँ मतलब रेंट पे ले, और कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का, 20 साल का, ऐसा नहीं 1 महीने का कि अगले महीने ही बोल दे वो, ऐसा नहीं 20-20, 25-25 साल का, 25 साल तक हमारा टावर रहेगा पीछे। नहीं बिल्डिंग, हाँ वो बिल्डिंग तोड़ नहीं सकता, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है वो, उसको कोर्ट ले जा सकता है वो उस चीज पर, बाकायदा एफडी का ब्याज देना पड़ जाएगा 25 साल तक का, चाहे बेशक रहा 5 साल ही हो। चलिए ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। और फिर अब इसी को ही कहा, इसी पे उन्होंने बोला कि भाई अब इसी क्वेश्चन में भी ऐसी बात है, बोला है एक बिल्डिंग है, उसकी छत पर क्या लग रहा है? एक टावर। ठीक है, तो बिल्डिंग आप यहाँ पर ए और बी बिल्डिंग बना दीजिएगा, और ए सी को क्या बना लीजिएगा? टावर। बोल रहा है ग्राउंड से एक बंदा इस टावर के टॉप को भी देखता है और इस टावर के बॉटम को भी देखता है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक टावर एक बिल्डिंग की छत पे लगा हुआ है, और अगर आप उसके टॉप को भी देखें, आप उसके बॉटम को भी देखें टावर के, तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एक में डिप्रेशन एक में एलिवेशन बनेगा? क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी तो ऊपर ही है भाई, बिल्डिंग के ऊपर लगा है वो टावर। क्वेश्चन में भी ऐसा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। बोला है ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए जा रहे हैं बॉटम के और टॉप के एक टावर के, जो कि फिक्स है टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि फिक्स है कहां पर? एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर। कौन? टावर। सही है। ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, कितने कितने बन रहे हैं उसकी भी बात हुई है, एक मतलब 45 और एक में 60। अब आप मुझे बताओ 45 डिग्री किसके साथ बन रहा होगा? जो बॉटम वाले के साथ, और टॉप के साथ कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है, तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा ही होगा थोड़ा सा, हालांकि मैंने थोड़ा अजीब सा बनाया, ठीक है, बट आप प्रॉपर तरीके से बनाए इस तरीके से और ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो है पूरा, ये कितना है? 60। और ये वाला कितना है? 45। ठीक है, अच्छा मेरी आपको एक एडवाइस है, देखिए जब आप 60 लिखें तो नीचे की साइड में लिखा करो दोनों एंगलों। मैं रीजन बताता हूँ, बच्चे इसी डायग्राम को बनाते हैं लेकिन कैसे बनाते हैं वो देखिए, ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं, ये इधर बाजू में कर दिया, एक और कर दिया। मैं आपको गलती बता रहा हूँ, ये वाला तो कितना बना दिया और ये वाला कितना बना दिया, ऐसे बना दो। आप बताइए कि ये सही बनाया है मैंने बाजू वाला, ये गलत है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। मैंने ये जो 60 डिग्री बनाया है, ये किन के बीच में बनाया है? ये बता दो तुम। ये जो 60 मैंने बनाया है, ये मैंने कितने डिग्री? एक। ये वाला? हाँ। ये जो एक ये दो लाइन ऑफ साइट के बीच में बनाया मैंने। ये जो 60 बनाया है मैंने, ये दो लाइन ऑफ साइट के बीच में बना दिया है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, मान लीजिए पी से एक बंदा है, वो जो टावर के टॉप को देख रहा है, उसके लिए लाइन ऑफ साइट का काम कौन कर रहा है? भैया ध्यान नहीं है, वो कौन काम कर रहा है? पीसी। टावर के टॉप के लिए जो लाइन ऑफ साइट मेरी जा रही है, जो नजर जा रही है मेरी, मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, तो वो जो पीसी है ये लाइन ऑफ साइट है मेरी, किसकी? टावर के टॉप की। ये जो एपी है ये क्या है? ये भी लाइन ऑफ साइट है, किसकी? बॉटम के लिए। तो मैंने ये जो 60 बनाया, आपको नहीं लगता ये लाइन ऑफ साइटों के बीच में बना दिया मैंने? तो जबकि कायदे से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता किन के बीच में है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस केस में कौन है ये बता दो तुम। बीपी। तो बीपी के साथ एंगल बनाओ ना लाइन ऑफ साइटों के।
तो 45 डिग्री आपका एपी तो बनाएगा, लेकिन किसके साथ जुड़कर बनाएगा? बीपी के साथ, नीचे वाली लाइन के साथ। और 60 डिग्री बनाना है, लेकिन किसके साथ? पीसी और बीपी के बीच में, ना कि इधर बीच में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा भैया, ये गलती हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? आपने कैसे करी? मेरी आदत है, मैं एंगल्स को हमेशा नीचे की तरफ लिखता हूं, मैं ऊपर की तरफ लिखता ही नहीं हूं। क्योंकि आप ऊपर की तरफ लिखोगे तो आपको गलती डिटेक्ट ही नहीं होगी, आपको तो सही लगेगा। वो देखो, जैसे यहां सही लग रहा है। जब आप इस 60 को यहां लिखने की जगह, मैं जब आपको दिमाग में आएगा कि यार भैया ने बोला था नीचे लिखना है, अगर ये तो बड़ा अजीब सा बन रहा है, ये साला एंगल तो हमने इतना ही बनाया, हम लिख नीचे रहे हैं। तो आपको एक्चुअली में ये लिखना है पूरा, अब बनेगा साफ, अब सही है। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो नीचे वाली एक्सिस के साथ बनाइए लाइन ऑफ साइटों को। ये गलती बच्चे करते हैं, ये डायग्राम में गलती होती है, यहाँ क्रॉस लगता है फिर नंबर कट जाता है। अच्छा जी, निकालना क्या है वो चीज और बता दी। अच्छा, बिल्डिंग कितनी ऊंची थी? तो यार ये 20 मीटर है। अब आपसे क्या पूछा उसने? तो एक तो ये पूछा उसने, ये एच मान देता हूँ उसको, और एक नीचे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों में ये वेरिएबल यूज हो रहा है बीपी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। अब आप बताइए कितने ट्राय कौन सा टाइप है? सोच के बोलेगा। मेरे ख्याल से तो ये सेकंड है। तुम सोचते तो नहीं, ये तो तुम्हारी कमी है, बस घर जाने की लग रही है। छोटे वाले ट्रायंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग? टाइप 2 है। ए बी पी में कितने वेरिएबल मिसिंग हैं? कौन सा? बड़े वाले में कितने वेरिएबल मिसिंग हैं? कौन कौन से? फिर कौन सा टाइप हुआ ये? कौन सा टाइप हुआ देवी जी? सेकंड। सेकंड वाले टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं ऋषभ? सेकंड टाइप पहले तो भैया दोनों ट्रायंगलों में जाते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, लेकिन सेकंड वाले की तो पहचान है कि एक इक्वेशन में तो प्रॉपर एक वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरे वाले ट्रायंगल में इक्वेशन बनेगी। सही है, पहले वाले में से वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें प्लेस कर देना। ठीक है, अब फटाफट इक्वेशन बना दो, कैसे बनेगी इसमें? चलो यहां तक कर लेना आप लोग। ठीक है, 7 क्वेश्चन तक आप लोग करेंगे, एक छोटा सा आपका कलम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, 7 तक।